शेर और शेरनियों, आज मैं आपको लेके चलता हूँ रत्न ऑनलाइन क्लास की ओर। जो आज का जो क्लास होने वाली है 1858 से लेके 1947 के बीच। 1858 से लेके 1947 के बीच जो आपको क्राउन शासन के नाम से जाना जाता है। आज इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, क्राउन शासन आज हम लोग जो पढ़ेंगे क्राउन शासन जो 1858 से लेके 1947 तक की चर्चा चलेगी। जो क्राउन शासन के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। देखिए क्या है क्राउन शासन के बारे में। ये आपका क्राउन जो शासन कहलाता है, देखिए 1858 से लेके 1947। देखिए भारत सरकार अधिनियम 1858। देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं भारत सरकार अधिनियम 1858। ये जो भारत सरकार अधिनियम 1858 है, ये भारत सरकार अधिनियम 58 इसे क्या कहा गया है सो देखिएगा, कहता अच्छे शासन का अधिनियम भी कहा गया है। क्या क्या गया, आपसे पूछा जा सकता है कौन सा अधिनियम अच्छे शासन का अधिनियम कहा जाता है। अच्छे शासन का अधिनियम कौन सा अधिनियम कहा जाता है, तो आप आंसर करिएगा भारत सरकार अधिनियम 1858 जो है अच्छे शासन का अधिनियम है। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1858 अच्छे शासन का क्या है, अधिनियम भी कहा जाता है। उसके बाद है ब्रिटिश क्राउन। ठीक है ना, ब्रिटिश क्राउन तथा ब्रिटिश क्राउन भारत के शासन का सीधा नियंत्रण के लिए जाना जाता है। ब्रिटिश क्राउन भारत के शासन के सीधा नियंत्रण के लिए जाना जाता है। जो कंपनी का शासन क्या हुआ था उस समय समाप्त हो गया था। कंपनी का शासन क्या हो गया था, समाप्त हो गया था। आगे देखिए भारत के गवर्नर जनरल, याद रखिएगा भारत के गवर्नर जनरल, ये भारत का जो गवर्नर जनरल कब कहलाने लगा, 1833 ईस्वी से। याद रखिएगा, आगे पढ़िएगा 1833 ईस्वी जो अधिनियम है उसमें, ठीक है ना, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। 1833 ईस्वी से जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा 1833 ईस्वी को। और उसके बाद जो भारत का गवर्नर जनरल था उसको वायसराय कर दिया गया। क्या कर दिया गया है, वायसराय। याद रखिएगा भारत के गवर्नर जनरल को आपसे पूछा जाए वायसराय कब कर दिया गया, तो भारत सरकार अधिनियम 1858 कब कर दिया गया, भारत सरकार अधिनियम 1858 में भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय कहा गया है। याद रखिएगा भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय कब कहा गया है, तो 1858 भारत सरकार अधिनियम के तहत क्या कहा गया है, तो वायसराय कहा गया है। याद रखिएगा। और प्रथम जो वायसराय थे, याद रखिएगा प्रथम जो वायसराय था आपका लॉर्ड कैनिंग था। प्रथम वायसराय कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। याद रखिएगा प्रथम वायसराय कौन थे, लॉर्ड कैनिंग प्रथम वायसराय थे। और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी थे। याद रखिएगा भारत के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग और प्रथम वायसराय आपका लॉर्ड कैनिंग ही थे। क्योंकि 1858 अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल का पोस्ट समाप्त हो जाता है, वायसराय का पोस्ट आती है और प्रथम जो वायसराय है आपका लॉर्ड कैनिंग बनते हैं 1858 भारत सरकार अधिनियम के तहत। उसके बाद आपका कहा है भारत सरकार अधिनियम 1858। इसमें एक नियंत्रण बोर्ड होता है जिसका निदेशक मंडल भी होता है। ठीक है ना, उसको क्या किया जाता है, उसे भी समाप्त किए जाते हैं। और ये कहलाता है द्वैध शासन प्रणाली की समाप्ति। क्या कहलाता है, द्वैध शासन प्रणाली की समाप्ति। तो द्वैध शासन प्रणाली की जो खत्म की जाती है, समाप्त किया जाता है, वो भी आपका भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत। उसके बाद है भारत का सचिव का नया पद बनाया गया था। देखिए एक भारत सचिव, ठीक है ना, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का जो नया पद जो बनाया गया था वह कब बनाया गया था, भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत बनाया गया था। भारत का सचिव पोस्ट कहता है भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्य भारत परिषद का गठन किया गया था। यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत भारत में जो सचिव की पद जो बनाया गया था उसको जो सदस्य की संख्या था 15 सदस्य था, जो भारतीय परिषद का गठन किया था। 15 सदस्य था जो भारतीय परिषद का क्या किया गया, गठन किया गया है। तो आप लोग अभी समझ रहे हैं क्या चीज पढ़ रहे हैं, तो भारत सरकार अधिनियम 1858
तो भारत सरकार अधिनियम 1858 को अच्छे शासन का अधिनियम क्या कहा गया है? भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत लॉर्ड कैनिंग प्रथम वायसराय बनते हैं। ठीक है, उसके बाद नियंत्रण बोर्ड और निदेशक मंडल को समाप्त कर दिया जाता है। द्वैध शासन प्रणाली को भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत समाप्त कर दिया जाता है। और उसके बाद है भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्य भारत परिषद का गठन होता है। भारत सरकार अधिनियम किसके तहत? 1858 के तहत, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब हम लोग पढ़ेंगे भारतीय परिषद अधिनियम 1909। देखिए, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, गौर कीजिएगा, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। एक है मोर्ले, कौन है? मोर्ले, ठीक है, मोर्ले। एक है मिंटो। मोर्ले और मिंटो दो व्यक्ति के नाम है, याद रखिएगा, एक व्यक्ति नहीं है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका भारतीय परिषद अधिनियम 1909 मोर्ले और मिंटो है, ये दो व्यक्ति हैं, ठीक है ना। इसमें लॉर्ड लगता है, क्या लगता है? लॉर्ड। मोर्ले बोलिए, लॉर्ड मिंटो बोलिए। जो मोर्ले हैं ये भारत के क्या थे? सचिव। क्या थे? ये सचिव। ये आपका वायसराय थे, क्या थे? वायसराय थे, याद रखिएगा। ये क्या है? मिंटो वायसराय है, ये आपका सचिव है। आगे पढ़ने के लिए मिलेगा। देखिए, मार्ले भारत के क्या है? सचिव। मार्ले भारत के क्या है? सचिव। मिंटो क्या है? वायसराय, याद रखिएगा। ये जो दो व्यक्ति हैं, भारत परिषद अधिनियम 1909 मोर्ले मिंटो सुधार, इसका नाम क्या है? मोर्ले मिंटो सुधार, भारत परिषद अधिनियम 1909। तो मोर्ले क्या है? भारत के सचिव हैं, मिंटो भारत के वायसराय हैं। ये जो मोर्ले भारत के सचिव और मिंटो वायसराय कहता है, ये चीज याद रखिएगा, सबसे अधिक पूछा जाता है एग्जामों में। मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की व्यवस्था कब की गई थी? याद रखिएगा, 1909 मोर्ले मिंटो सुधार के तहत। मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की व्यवस्था कब की गई थी? तो 1909 मोर्ले मिंटो सुधार के तहत। उसके बाद है लॉर्ड मिंटो, पहले ही बताए थे लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का जनक कहा जाता है। देखिए, लॉर्ड जो मिंटो है आपको, इसे क्या कहा जाता है? सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। किसको? यानी कि सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? लॉर्ड मिंटो। किसको कहा जाता है? लॉर्ड मिंटो। इनको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? लॉर्ड मिंटो जो वायसराय है, इनको क्या कहा जाता है? सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल के जनक। क्या कहा जाता है? सांप्रदायिक, याद रखिएगा, सांप्रदायिक। मिंटो के क्या कहा जाता है? सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल के जनक। सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल के क्या कहा जाता है? मंडल के जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है आपको। उसके बाद आपका है भारतीयों को वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में शामिल होने की अनुमति दी गई। देखिए, आपको जो है भारतीयों को किसको? भारतीयों को वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में शामिल करने की अनुमति कब दी गई थी? आपसे पूछ सकता है कि भारतीयों को वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में शामिल होने की अनुमति कब दी गई थी? याद रखिएगा, भारत परिषद अधिनियम 1909 के तहत भारतीयों को वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में शामिल होने की अनुमति दी गई। उसके बाद है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, याद रखिएगा ये नाम, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा पहले भारतीय बने जिन्होंने विधि सदस्य के रूप में परिषद में शामिल किया गया है। देखिए, ये जो परिषद है कार्यकारिणी परिषद, इसमें जो प्रथम जो भारतीय है शामिल होने वाला, उनका नाम है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। क्या नाम है? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, याद रखिएगा। ये जो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा है, ये प्रथम भारतीय है जो विधि सदस्य के रूप में परिषद में शामिल किया गया है। ठीक है, आगे देखिए, कहता है भारत सरकार अधिनियम 1919। देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1919, जिसे पढ़ने के लिए मिलेगा मॉन्टेग्यू चम्सफोर्ड सुधार। मॉन्टेग्यू चम्सफोर्ड सुधार, इसमें भी दो व्यक्ति हैं, एक आपका सचिव है, एक आपका क्या है? सचिव है, और एक आपका वायसराय। एक आपका क्या है? वायसराय, याद रखिएगा, एक सचिव है, एक वायसराय है। ये शब्द ज्यादा प्रसिद्ध है। मॉन्टेग्यू चम्सफोर्ड सुधार भारत सरकार अधिनियम 1919 को कहा जाता है। मॉन्टेग्यू चम्सफोर्ड सुधार कब हुआ था? 1919। इतना भी बात याद रखिएगा, मॉन्टेग्यू चम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 19, जो है मॉन्टेग्यू आपका सचिव है, चम्सफोर्ड आपका वायसराय है। देखिए, मॉन्टेग्यू जो है भारत के सचिव है
और चेम्सफोर्ड क्या है, वायसराय। ठीक है, प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत हुई थी। देखिए प्रांतों में क्या है, प्रांतों में द्वैत शासन की जो शुरुआत हुई है, याद रखिएगा मोंटी चंद सुधार अधिनियम 1919 के तहत, 1919 के तहत कहता है। इसमें शक्ति का बंटवारा भारतीय और अंग्रेजों में किया गया था। ठीक है ना, ये जो शक्ति का जो बंटवारा किया गया था भारतीय और अंग्रेजों में किया गया था, ये कब किया गया था, तो भारत सरकार अधिनियम 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में भारतीयों और अंग्रेजों का शक्तियों का बंटवारा किया गया। ठीक है ना, और भारतों में द्वैत शासन की शुरुआत हुई। ठीक है ना, यही है द्वैत शासन की शुरुआत, प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत, शक्ति का बंटवारा भारतीय और अंग्रेजों में किया गया। आगे देखिए, कहता है सिख, भारतीय, ईसाई और एंग्लो इंडियन और यूरोपियों के लिए अलग निर्वाचन मंडल बनाए गए थे। याद रखिए, अलग जो निर्वाचन जो मंडल बनाया गया था वो भारत सरकार अधिनियम 1919 जो है, जिसमें सिख को, भारतीयों को, ईसाई को, एंग्लो इंडियन और यूरोपीय के लिए अलग निर्वाचन मंडल बनाए गए थे। देखिए उसके बाद था आपका मुस्लिम निर्वाचन मंडल जो था वो आपका मूल्य मिंटो सुधार 1909 के तहत है जो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर है सिख, भारतीय, ईसाई, एंग्लो इंडियन और यूरोपियों के लिए जो अलग निर्वाचन मंडल बनाया गया था वो भारत सरकार अधिनियम 1909 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के तहत है। लोक सेवा आयोग, देखिए लोक सेवा आयोग जो अभी वर्तमान समय में यूपीएससी के नामों से जाना जाता है, लोक सेवा आयोग जो भी वर्तमान समय में यूपीएससी के नामों से जाना जाता है, की स्थापना कब हुई, 1926 में। कब हुई है, 1926 में, जिसे पब्लिक सर्विस कमीशन कहा जाता है। लोक सेवा आयोग की स्थापना कब की गई, 1926 में की गई है। अब इसे किसके नाम से जाना जाता है, यूपीएससी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जा रहा है, यूपीएससी के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, और पहली बार याद रखिएगा, भारत में पहली बार भारतीय महिलाओं को मतदान का अधिकार 1926 ईस्वी में ही दिया गया था। यानी भारत में पहली बार महिलाओं को मतदान का अधिकार 1926 ईस्वी में ही दिया गया था। याद रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आज का सेशन होने वाली है, जबरदस्त सेशन होने वाली है, जो आपका पॉलिटी यानी संविधान से आपका चैप्टर लिया गया है। और एक एक जो लाइन है एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए आप लोग मन लगा के देखिए और 100% आशा रखते हैं कि आप लोगों को ये जो वीडियो है, ये जो क्लास है आप लोगों को पसंद आएगा और अपने मित्रों के बीच शेयर करने का प्रयास कीजिए आप लोग, और कमेंट कीजिए आप लोगों को क्लास कैसा लगता है। ठीक है ना, क्योंकि ये क्लास जो होती है आप लोग जिम्मेवार है, कंपटीशन का स्टूडेंट है, सबका अपना जिम्मेवारी है जीवन में कुछ करना है, इसलिए इस क्लास में एक्स्ट्रा वगैरह कुछ नहीं करवा के ओनली वन जो भी बात होता है वो पढ़ाई की बात होती है। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए। कहता है भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935 है, ये जो है हमारे भारतीय संविधान में सबसे ज्यादा बार यहाँ से शब्द लिया गया है, या यहाँ से संविधान में उसकी शब्दों को जोड़ा गया है। ठीक है ना, भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है ना, ये भारत सरकार अधिनियम 1935, ठीक है ना, कहता अखिल भारतीय संघ बनाने का प्रस्ताव रखा गया लेकिन पर लागू नहीं हुआ। ठीक है ना, प्रस्ताव रखा गया यानी अखिल भारतीय संघ बनाने का प्रस्ताव को रखा गया लेकिन लागू नहीं हुआ। याद रखिएगा, पर लागू नहीं हुआ। अखिल भारतीय संघ बनाने का प्रस्ताव भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत रखा गया लेकिन पर ये लागू नहीं हुई। प्रांतों की स्वायत्तता, कहता है प्रोविंशियल ऑटोनोमी। ठीक है ना, ये द्वैत शासन क्या हुआ, समाप्त कर दिया गया। द्वैत शासन क्या हुआ, समाप्त कर दिया गया। ठीक है ना, ये कब द्वैत शासन समाप्त कर दिया गया, भारत सरकार अधिनियम 1935 में क्या है, प्रांतों की स्वतंत्रता यानी कि द्वैत शासन को समाप्त हुआ और केंद्र में द्वैत शासन और प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की गई। याद रखिएगा, इसमें क्या हुआ है, भारत सरकार अधिनियम 1935 केंद्र में द्वैत शासन और प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था लागू हुई। कहता है पिछड़े वर्गों और महिलाओं श्रमिकों के लिए विशेष आरक्षण दिया गया। याद रखिएगा, आरक्षण की बात किया जा रहा है, आरक्षण किसकी बात किया जा रहा है, आरक्षण। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत श्रमिकों को
जो लेबर क्लास के होते हैं, मजदूर क्लास के, उनको, महिलाओं को, ठीक है, और पिछड़े वर्ग को क्या दिया गया, विशेष आरक्षण दिया गया था। क्या दिया गया था, विशेष आरक्षण। अगर आरक्षण की बात किया जाए तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत ही श्रमिक वर्ग को, महिलाओं को और पिछड़े वर्गों को आरक्षण की बात की गई थी। उसके बाद आपका भारतीय रिजर्व बैंक, जिसे आरबीआई कहते हैं, सेंट्रल बैंक बोलते हैं, रिजर्व बैंक को ऑफ इंडिया बोलते हैं। ये जो आपका भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई है, याद रखिएगा, आपका भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना हुई है 1935 में हुई है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना, तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई है, 1935 में हुई है। और इसको जो स्थापना को सिफारिश करने वाले थे, सिफारिश का जो आयोग है उनका नाम है हिल्टन आयोग। सिफारिश के जो आयोग है उनका क्या नाम है, हिल्टन आयोग। मतलब भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना, तो भारतीय रिजर्व बैंक की मुख्यालय की बात किया जाए तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में होती है। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय आपका मुंबई में है। इसके जो सिफारिश किया था और किन आयोग के द्वारा, ठीक है ना, भारतीय रिजर्व बैंक का गठन हुआ है, तो उस गठन या उस आयोग का नाम है आपका हिल्टन आयोग। क्या नाम है, हिल्टन आयोग। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक जो आयोग का गठन हुआ था उसका नाम है आपका हिल्टन आयोग। उसके बाद है संघीय न्यायालय, 1937 में स्थापित हुआ था। ठीक है ना, संघीय जो न्यायालय है आपका, संघीय जो न्यायालय है आपका 1937 में स्थापित हुआ था। कहता है बर्मा, जो अब म्यांमार के नाम से जाना जाता है, बर्मा अब जो म्यांमार के नाम से जाना जाता है, ये भारत से कब अलग हुआ था। ठीक है ना, यानी बर्मा अब जो म्यांमार से जाना जाता है, भारत से कब अलग हुआ था। ठीक है ना, ये भारत से जो अलग हुआ था वो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। कब अलग हुआ था, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बर्मा जो म्यांमार है भारत से अलग कर दिया गया था। ठीक है ना, तो आपसे पूछा जाएगा भारत से अलग म्यांमार या बर्मा किस अधिनियम के तहत हुआ, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1858 या भारत सरकार अधिनियम 1935। तो आप आंसर कर पाइएगा कि बर्मा जो अब म्यांमार के नामों से जाना जाता था, पहले बर्मा के नाम से जाना जाता है, अभी म्यांमार के नाम से जाना जाता है, भारत से किस अधिनियम के तहत अलग किया गया था। तो म्यांमार जो भारत से अलग किया गया था वो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत क्या है, भारत को, ठीक है ना, मतलब बर्मा को भारत से क्या, मतलब म्यांमार से कुछ भारत से अलग कर दिया गया आपको। देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे भारत सरकार अधिनियम 1947। भारत सरकार अधिनियम 1947 के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जबकि हम लोग पढ़ रहे हैं 1858 से लेके 1858 से लेके 1947 तक का जो भी अधिनियम मिला है उसको पढ़ रहे हैं हम लोग। यानी 1858 से 1947, यानी कि भारत की आजादी की लड़ाई भी लड़ी गई थी 1858 से 1857 से। ठीक है ना, तो ये जो 1858 से 1947 भारत सरकार अधिनियम जो हम लोग पढ़ेंगे, अभी 1947 पढ़ेंगे। ठीक है, तथा 3 जून 1947 याद रखिएगा, ये 3 जून 1947 बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन, कौन है, लॉर्ड माउंटबेटन के विभाजन योजना, ठीक है ना, प्रस्तुत की, जिसे कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने स्वीकार किया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने स्वीकार किया, यानी कि 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटन ने विभाजन योजना प्रस्तुत की। ठीक है ना, लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन योजना प्रस्तुत की और जो प्रस्तुत जो किया है उसको कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने स्वीकार किया। कब स्वीकार किया है, 3 जून 1947 को। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित किया जाता है। तो किसके अनुसार, भारत सरकार अधिनियम 1947 के अनुसार, भारत सरकार अधिनियम 1947 के अनुसार 15 अगस्त 1947 को भारत क्या होता है, स्वतंत्र होता है, आजाद होता है, संप्रभु राष्ट्र घोषित किया जाता है। भारत सरकार अधिनियम 1947 का भारत सचिव का पद भी समाप्त कर दिया गया था। भारत सचिव का पद क्या है, समाप्त किया गया, क्योंकि भारत सचिव का पद कब आया था, तो भारत सचिव का पद आपको 1858 अधिनियम के तहत आया था। वो भी आपको भारत सरकार अधिनियम पद का जो सचिव पद है वो भी कब समाप्त कर दिया गया, भारत सरकार अधिनियम 1947 में भारत सचिव का पद भी समाप्त कर दिया गया है। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के, यानी आजाद भारत के, ये जो स्वतंत्र भारत के, आजाद भारत के पहले गवर्नर जनरल है। क्या है, पहले गवर्नर जनरल है आजाद भारत के, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन है,
लॉर्ड माउंटबेटन है। कौन है? लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले, ठीक है ना, गवर्नर जनरल है। आगे है आपका संविधान सभा जो 1946 में बनी थी, स्वतंत्र भारत की संसद बनी थी, ठीक है ना। संविधान सभा आपका जो 1946 में बनी थी वह स्वतंत्र भारत की संसद बनी है, स्वतंत्र भारत की संसद बनी है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जानकारी प्राप्त किए 1858 से 1947 तक का क्राउन शासन अधिनियम। तो क्राउन शासन अधिनियम में, ठीक है ना, हम लोग अधिनियम के बारे में जाने। 1858 अधिनियम, 1919 अधिनियम, 1935 अधिनियम, 1947 का अधिनियम। तो इतना सारा अधिनियम के बारे में हम लोग एक वीडियो में जानने का प्रयास किए, इसलिए क्लास जबरदस्त होने वाली है। सेम इसी प्रकार टॉपिक बाय टॉपिक लेके आएंगे, कभी आपको सीरीज लेके आएंगे, कभी आपका यही वन लाइनर क्वेश्चन लेके आएंगे, कभी आपका सीरीज लेके आएंगे। जहां तक जो परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण बुझाएगा उस सब क्लास आपको लेके आएंगे। आप लोग इसी प्रकार चैनल पर प्यार बनाए रहिए, शेयर कीजिए और क्लास का एंजॉय के साथ आगे बढ़ाते रहिए। जय हिंद मेरे प्यारे शेर और शेरनी।